10 trends are taking place in global politics 2026 जिनको वन बाय वन जो है डिकोड करने वाले हैं फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम मल्टी फैसेटेड चीज़ों को ऐड करने वाले हैं। आप ये समझ लें कि आपको रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर एक कंप्लीट ओवरव्यू मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, जो आज हमारी डिस्कशन रहने वाली है बेसिकली ये है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स 2026 के अंदर कैसे रहने वाली है, इसके अंदर ऐसे कौन से ट्रेंड्स हमें देखने को मिल सकते हैं, और वो ट्रेंड्स जो हमने यहां पर निकाले हैं आपके लिए, वो 10 ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रेंड्स। और बाकी भी अगर कोई ट्रेंड्स हैं तो वो सारे इसके साथ इंटरकनेक्टेड हैं और उनको भी हम ऐड करते जाएंगे। यहां पर आप ये समझ लें कि हमारे पास एक टॉपिक है तो उसको हम फैक्ट्स एंड फिगर के साथ यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, एज पॉसिबल एज हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी उसका साथ में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट हमारे पास जो पॉइंट रहने वाला है, हमारे पास मल्टीपोलर फ्रेगमेंटेशन, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके साथ ही हमें देखने को मिल रहा है मल्टीपोलैरिटी विदाउट मल्टीलैटरलिज्म। इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए मल्टी फ्रेगमेंटेशन क्या है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 हमें पूरी दुनिया 2 ब्लॉक्स में डिवाइड होते हुए नजर आई। एक तरफ हमें कैपिटलिज्म देखने को मिला और एक तरफ हमें कम्युनिज्म। यह भी कहा जा सकता है कि आइडियोलॉजिकल बेस्ड हमें जो है यहाँ पर डिवीजन देखने को मिली पूरी दुनिया की, और कुछ स्टेट ऐसे भी थी जो न्यूट्रल रही यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब यूएसएसआर यहाँ पर टूटता है या ब्रेक करता है 1991 के अंदर, तो उसके बाद हमें जो है एक ही ग्लोबल पावर देखने को मिली और वो थी यहाँ पर यूएसए। यूं सिलसिला चलता रहा। फिर नेक्स्ट हमें जो देखने को मिल रहा है मल्टीपोलर सिस्टम। तब से जब यहाँ पर ब्रिक्स, एससीओ और ये हमें जो अलायंस बनते हुए नजर आए, जिन्होंने यहाँ पर रीजनलाइजेशन की बात की, मल्टीपोलर की बात की, डीडोलाइजेशन की बात की, दोस्तों रीजनल कनेक्टिविटी की यहाँ पर इन लोगों ने बात की, तब से जो है यहाँ पर हमें मल्टीपोलर फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। चीज एक और भी है, बात करेंगे पावर की, जो इसके साथ रिलेट करेंगे। पहले पावर देखा जाए तो जो 2 ग्लोबल पावर्स थी तो उनके पास डिवाइड थी पावर। ठीक है, लेकिन यूएसएसआर ब्रेक होने पर फिर किसके पास चली गई सारी पावर? यूएसए के पास चली गई। अब यूएसए के बाद फिर जो है हमें जो पावर है वो फर्दर डिवाइड होते हुए नजर आई उमंग द स्टेट्स, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टेट्स के दरमियान में पावर जो है अब डिवाइड हो चुकी है। ठीक है, अब इसी वजह से एग्जाम्पल ले ले, इसी वजह से यहां पर यूएसए ने बोर्ड ऑफ पीस बनाया। और ये क्यों कहा जा रहा था कि ये यूएनओ के पैरेलल काम करेगा? दोस्तों, इसकी रीजन ये है, आप ये समझे कि यूएनओ बनाने वाले कौन है यहां पर? वही ग्लोबल पावर्स हैं। अब सोचे जब उनकी बात यहां पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अब और स्टेट जितने भी हैं वो उन्होंने भी अपनी वॉइस को रेस करना शुरू कर दिया है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के अंदर। जो भी इनइक्वालिटी है, जो इनजस्टिस है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ कसना शुरू कर दी है। तो अब भाई यूएसए को भाई और जो है यहाँ पर प्लेटफॉर्म बनाना पड़ना था कि जिसके ऊपर सारी उसकी हेजमनी हो, सारी उसकी डोमिनेंस हो, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, दुनिया को अपने मुताबिक चला सके। ठीक है, अब कहा यह भी जाता है कि जो आपका ग्लोबलाइजेशन किसका लीड करता मॉडल है? बेसिकली यूएसए का है। अब उसी ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमें ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए नजर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर जो मल्टी फ्रेगमेंटेशन है, जो यहां पर हमें कह ले कि पावर जो है डिवाइड हो चुकी है स्टेट्स के दरमियान में। ठीक है, अब यहां पर एक और आगे इसका नेक्स्ट स्टेप आता है, हमें देखने को मिलता है नॉन पोलैरिटी। ठीक है, अब नॉन पोलैरिटी में क्या होता है कि एक पुअर स्टेट है या अंडर डेवलप्ड स्टेट है, वो अब किसी एक ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगी।
अब वो उसी के तरफ अट्रैक्ट होगी या उसी के साथ अपने रिलेशंस बनाएगी जिससे उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट गेन हो रहे हो। आप ये भी कह सकते हैं एट द सेम टाइम वो मल्टीपल रिलेशंस अपने बना सकता है। इस तरह का हमें यहां पर जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर देखा जाए मल्टीपोलैरिटी विदाउट मल्टीलैटरलिज्म, अब यहां पर स्टेटमेंट्स को ऐड करेंगे जो हमें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है वहां पर वाइस चांसलर हैं जर्मनी के फ्रेडरिक मर्स, वो कहते हैं कि जो आपका वर्ल्ड ऑर्डर है वो अंडर डिस्ट्रक्शन है। जो आपके दुनिया है ना वो तबाही की तरफ जा रही। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा, एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि आपका जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। और ये स्टेटमेंट रिपीट होती हुई नजर आई, जो कि पहले किसने कही थी? बेसिकली मार्क कार्नी ने, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर बोला था ये कि आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर यहां पर एंड हो चुका है। ठीक है दोस्तों, और वो क्यों बोला था, इसके पीछे रीजन क्या थी कि यूएसए की पॉलिसीज, जो हमें डोनो डॉक्ट्रिन देखने को मिल रही थी, अमेरिका फर्स्ट अकॉर्डिंग टू नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसके बाद यहां पर जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज ने अपने आप को इनसिक्योर समझा। ठीक है, और भी बहुत सारी यहां पर चीजें इनके दरमियान में हुई। हमें जितने भी अटलांटिक टाइज थे वो भी यहां पर कहने के डिसफंक्शन होते हुए नजर आए दोस्तों। ठीक है, यूरोप और यूएसए के दरमियान में एक टसल देखने को मिली हमें यहां पर दोस्तों। उसके बाद उन्होंने एक और चीज भी कही है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि जो आपका इंटरनेशनल बेस्ड राइट्स और रूल्स हैं वो भी आपके यहां पर क्या हो चुके हैं? एंड हो चुके हैं। वो भी आपके क्या हो चुके हैं? यहां पर खत्म हो चुके हैं। तो अब उन्होंने कहा था कि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए के दरमियान में सेपरेशन हो चुकी है, डिवीजन हो चुकी है। तो अब यहां पर यूरोपियन कंट्रीज को अपने पांव पर उठ खड़ा होने का टाइम है और उठ खड़े होने की जरूरत है। ठीक है, आपको एक और चीज भी बता दूं, जर्मनी आपका जो है ना वो कह लें कि न्यूक्लियर पावर नहीं है। न्यूक्लियर पावर फ्रांस और हमें यूके नजर आते हैं यूरोपियन कंट्रीज में से, यूरोप में से। ठीक है, अब देखा जाए तो जर्मनी जो है क्लोजेस्ट नजर आता है यूएसए के, क्योंकि इंपोर्ट करता है पूरे वेपन्स, ये भी चीज है। हालांकि फिर उसने कहा यहां पर कि यूएसए जो है वो विदाउट यूरोप के आगे नहीं चल सकता, जिस तरह यहां पर ग्लोबल राइवलरीज बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकी स्पीच थी जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी के अंदर इन्होंने बेसिकली दी थी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मार्क कार्नी ने क्या कहा था उसको भी आगे नेक्स्ट ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर जो आपका मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है वो उनका रोल देखे, कहां पर आपको नजर आता है? कहीं पर नहीं आ रहा ना। अब देखें, आपका रशिया और यूक्रेन वाला मसला चल रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर वॉर चल रही है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर हुई, तो किसने यहां पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया? यूएसए ने किया। यूएनओ का रोल होना चाहिए था, वो नजर नहीं आ रहा। कोंगो और रिवांडा के दरमियान में वॉर चलते हुए नजर आई, किसने रोल प्ले किया? यूएसए ने। यूएनओ का रोल दिखाएं मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का, नजर नहीं आ रहा। यहां पर थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में वॉर देखने को मिली, किसने यहां पर जो है मेडिएटर रोल प्ले किया? किसने यहां पर सीज फायर करवाई? यूएसए ने। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए, यूएनओ का रोल आप बताएं कहां पर है? अजरबैजान और अर्मीनिया का मसला चल रहा था सेंट्रल एशिया के अंदर, किसने सुलह करवाई? यहां पर यूएसए ने। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कहां है? तो आप देखें कि आपका मल्टीपोलैरिटी जो है यहां पर जो पावर डिवाइड हो चुकी है, उन्होंने क्या किया? यहां पर अपने अलायंस बनाना शुरू कर दिए हैं, और इसी फॉर्म को बोला जाता है यहां पर मिनीलैटरलिज्म। क्या बोला जाता है यहां पर? मिनीलैटरलिज्म। ठीक है, जब मल्टीपोलैरिटी विदाउट आपके होगी ना तो इसको क्या बोलेंगे? यहां पर मिनीलैटरलिज्म, जहां पर जो है वो कह ले कि स्टेट्स अपने छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं ताकि उनके नेशनल इंटरेस्ट हासिल हो सके, जो रीजनल इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, उनको खत्म किया जा सके।
सबसे पहले अगर देखा जाए आपका I2U2 बनाया गया यहां पर इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई के दरमियान में। हमें आसियान बनता हुआ नजर आया। अगर यहां पर देखा जाए आसियान, सबसे पहले अगर देखा जाए तो आसियान 20वीं सेंचुरी के अंदर जो फाउंडेशन रखने वाला है मिनीलैटरलिज्म का, वो आसियान आपका कंट्री है दोस्तों। उसके बाद हमें यहां पर बहुत सारे अलायंस बनते हुए नजर आए, ठीक है, जो क्या कर रहे थे, रीजनल लेवल के ऊपर इश्यूज को जो है डिस्कस करके खत्म कर, लेकिन इसमें काफी जो है यहां पर जो है वो लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अगर एक स्टेट के नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो जाते तो वो तो पीछे हट जाएगा, दूसरे स्टेट्स को यहां पर नुकसान होगा क्योंकि उसको तो नेशनल इंटरेस्ट हासिल ही नहीं हुआ। तो ये एक अलग चीज हमें देखने को मिल रही है यहां पर। तो मल्टीपोलैरिटी विदाउट मल्टीलैटरलिज्म, ठीक है, जहां पर मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को काम करना चाहिए तो अब कौन कर रहे हैं यहां पर, मिनीलैटरलिज्म। ग्रुप्स बना बनाकर जो है यहां पर स्टेट्स अपना काम कर रहे हैं, अलायंस, छोटे छोटे अलायंस बनते हुए नजर आ रहे हैं हमें, ठीक है। अब यहां पर अलायंस की बात की जाए तो अलायंस इजराइल, ग्रीक और साइप्रस का अलायंस हमें देखने को मिल रहा है। किसको टैकल करने के लिए जी, टर्की को टैकल करने के लिए। अब ग्रीक ने क्या किया, ग्रीक जो है ऑलरेडी जो है टर्की के साथ उसकी जो है कॉन्फ्लिक्ट है, उसके साथ उसकी बनती नहीं है। साइप्रस के ऊपर है, साइप्रस आइलैंड है आपका जो दो हिस्सों में डिवाइड है, एक ग्रीक के पास है, एक आपका टर्की के पास है। अब इजराइल ने क्या किया, साइप्रस और ग्रीक के साथ यहां पर रिलेशन बिल्ड किए ताकि किसको टैकल किया जा सके, बेसिकली टर्की को टैकल किया जा सके। तो ये चीज भी हमें देखने को मिल रही है यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहां पर मल्टीपोलर सिस्टम जो आज हमें देखने को मिल रहा है ना दोस्तों, मल्टीपोलर पावर डिवाइड हो चुकी है यहां पर। अब स्टेट्स जो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखती है। अब एक और बात भी यहां पर कर दें, एक चीज है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यहां पर 5th नंबर पर पॉइंट है, इसको रिलेट करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर स्टेट्स कहते हैं कि भाई हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ये स्टेटमेंट किसकी है यहां पर, मार्क कार्ने की। अभी मैंने बोला था कि यहां पर ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर मार्क कार्ने की स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि आपका हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, किसकी वजह से, यूएसए की वजह से, क्योंकि यूएसए क्या कर रहा है, पूरा यहां पर रीजनल एक्सपेंशन, रीजनल हेजमनी अपनी बढ़ा रहा था। वेनेजुला वाला केस आपके सामने है, ग्रीनलैंड वाला आपके सामने केस है। तो इसकी वजह से फिर क्या हुआ कि कनाडा ने अपने आप को इनसिक्योर फील किया कि भाई अब तो जो जिस तरह ये डोनरो डॉक्ट्रिन है या मेक अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है या अमेरिका फर्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी फॉर उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग तो मेरी फिर प्लेस कहां पे रहेगी, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए तो इन्होंने 8 साल के बाद, आफ्टर 8 years ही विजिटेड चाइना, चाइना का विजिट किया 8 साल के बाद, जहां पर इनके जो है आपस में बायलैटरल रिलेशन देखने को मिले, ट्रेड एग्रीमेंट होता हुआ हमें नजर आया दोनों के दरमियान में, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। रीजनल हेजमनी और एक्सपेंशन किसकी नजर आ रही है यहां पर, यूएसए की नजर आ रही है। अच्छा छोड़े यूएसए को एक साइड पर रखें, मिडल ईस्ट वाला केस उठाएं आप, रीजनल हेजमनी और एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। गजा वाला केस आपके सामने ही है, वेस्ट बैंक आपके सामने ही है, जिसके ऊपर पूरा जो कंट्रोल किसका यहां पर नजर आ रहा है, इजराइल का देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद और बात अगर की जाए यहां पर हमें जो देखने को मिल रही है, अब इजराइल एक्सपैंड करता हुआ नजर आ रहा है यहां पर, ठीक है, अपनी भी हेजमनी बढ़ाना चाहता है। मेडिटेरेनियन सी के अंदर ऑलरेडी वो ग्रीक और साइप्रस के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर चुका है। इधर से सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर चुका है, वो एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज कर चुका है, ठीक है। उसको पता है कि आगे रेड सी है और रेड सी से होता हुआ आगे बाबुल मंदीप जो माउथ हमें नजर आता है, उससे आगे गल्फ ऑफ एडन है और आगे वो पूरी ट्रेड करेगा यहां पर, ठीक है दोस्तों। तो रीजनल हेजमनी हमें यहां पर देख रहे हो। उसके बाद चाइना का देख ले, चाइना और ताइवान का मसला देख ले। चाइना कहता है भाई वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, वो हिस्सा है, वो इंक्लूड करके रहेगा। हालांकि वहां पर जस्टिस मिशन भी चाइना की तरफ से स्टार्ट किया गया फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर हमारे पास सेकंड है, फिर चीजों को साथ साथ ऐड करते जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर इज डेड, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन। अगर देखा जाए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट आप उठाकर देखें तो आपको यहां पर 18% जो देखने को मिलेगा ना, सबसे टॉप पे खड़ा है वो जियो इकोनॉमिक
कन्फ्रंट्रेशन है, जिस तरह हमें ट्रेड वॉर यहां पर देखने को मिल रही है, टैरिफ्स देखने को मिल रहे हैं, जो यहां पर बार बार यूएसए की तरफ से लगाए जाने के जो हमें जो है वो कह ले के मंजर नजर आए। एक तरफ जो है चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए गए, इंडिया के ऊपर लगाए गए 25% से बढ़ाकर 50% किए गए, यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया, जिसकी वजह से भी यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यहां पर उन्होंने बोला कि अब हम जो है वो सिक्योर नहीं है, अब हमें जो है अपने पांव पर खड़ा होना है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसने कही है? केयर स्टारमर ने कही है कि यूरोप को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट जाकर पढ़ें, आप केयर स्टारमर की, जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा यहां पर। तो जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंट्रेशन देखने को मिल रही है हमें। फॉर एग्जांपल यहां पर देख लें, यूरोप और यूएसए का मसला आपस में बना, टसल बनी, तो यूरोपियन कंट्री ने क्या किया? 20 सालों से जो एग्रीमेंट पेंडिंग में जा रहा था, निगोशिएशंस चल रहे थे, 20 साल के बाद उसने आकर इंडिया के साथ अपने जो है वो कह ले के बायलैटरल रिलेशन यहां पर बिल्ड किए, वो मदर ऑफ ऑल डील्स को यहां पर साइन करके गया। उसके बाद देखे केयर स्टारमर ने चाइना का विजिट किया, अभी जो है यहां पर जो है फ्रेडरिक मर्ज चाइना का विजिट करके जाते हैं कि भाई हमारी जर्मन प्रोडक्ट्स भी यहां पर आप परचेज करें, क्योंकि मार्केट्स के अंदर सबसे ज्यादा वो चाइना की प्रोडक्शन ही आपकी पड़ी है। ये लफ्ज है, आप चेक करें स्टेटमेंट्स। उसके बाद हमें यहां पर देखने को मिल रहा है मार्क कार्नी, जिन्होंने क्या किया, यहां पर फॉरेन से चाइना का विजिट किया, है ना, चाइना का विजिट किया, क्योंकि उसको यहां पर रीजनल लेवल के ऊपर उसको हेजमनी नजर आ रही, उसको बोला भाई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए यहां पर, तो उसने चाइना का रुख किया, चाइना के साथ आकर ट्रेड कर ली उसने। ठीक है, ऊपर से सबसे बड़ा जियो इकोनॉमिक अच्छा ये जो जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंट्रेशन है, ये चल रहा है ट्रेड वॉर, ठीक है, टैरिफ्स की वजह से इसको बोला है। लेकिन ये जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, ये फ्री टैरिफ्स की बात की गई। इसके अंदर क्या की गई? फ्री नहीं तो यहां पर टैरिफ को रिड्यूस करने की बात की गई। ठीक है, ताकि रिड्यूस करके जो है यहां पर ट्रेड को बढ़ाया जा सके, जो यूएसए बार बार टैरिफ्स के जो वार्न कर रहा था। यूरोपियन कंट्रीज ने यहां पर जो इंडिया के साथ किया तो टैरिफ रिड्यूस किए, चाइना के साथ यूरोपियन कंट्रीज आए, यहां पर डील करके गए तो टैरिफ को यहां पर रिड्यूस किया, क्योंकि मार किधर से पड़ रही थी? यूएसए की तरफ से। तो जियो इकोनॉमिक और देखने को मिला। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की स्टेटमेंट ले लें, यहां पर मारियो द्रैगी बेल्जियम में यूनिवर्सिटी के अंदर एड्रेस करते हो, खिताब करते हुए कहते हैं यहां पर कि आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर इज डिफंक्ट, डेड हो चुका है, यूरोप को अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, यूरोप को कन्फेडरेशन से फेडरेशन की तरफ आना पड़ेगा, जो डिवाइड हुई पड़ी है उसको एक पेज के ऊपर आना पड़ेगा। आप स्टेटमेंट चेक करें यहां पर। मारियो द्रैगी वो है जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इटली के, और फॉर्मर यूरोपीय यूनियन जो सेंट्रल बैंक है उनके प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इन्होंने 2008 के अंदर जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, अपना इन्होंने काफी रोल प्ले किया वहां पर दोस्तों। ठीक है, तो उनकी स्टेटमेंट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर इज डिफंक्ट या डेड, ये खत्म हो चुका है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह यहां पर टैरिफ देखने को मिले, आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम क्या था? यहां पर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करवाना था ना फ्री ट्रेड के ऊपर। ये टैरिफ कोई इलीगल लगा रहा है या जितने भी कह ले के ये कोई नाजायज तरीके से टैरिफ लगा रहा है तो उसको रोकना, लेकिन नहीं रोका गया, वो भी चुप है। तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस कहां पे काम कर रहे हैं आपके? मल्टीपोलैरिटी तो फिर आएगी ना। ठीक है, तो अब स्टेट्स कहेंगे भाई सारे टैरिफ्स तो ये लगाए जा रहे हैं, अब हम क्या करें? फिर मसला है ना, फिर तो मल्टीपोलैरिटी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत ही नहीं पड़ी इधर फिर। ठीक है, इस वजह से मसला यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पर है इमर्जिंग मिडिल पावर्स। अब मिडिल पावर्स दो टाइप्स की होती है, एक आपके ट्रेडिशनल मिडिल पावर्स है, दूसरा आपका है यहां पर मॉडर्न मिडिल पावर्स। अब मिडिल पावर्स वो होती हैं जो बेसिकली सुपर पावर नहीं होती, लेकिन अपना रोल पूरा प्ले कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल ईरान और यूएसए का मसला चल रहा है, कौन रोल प्ले कर रहा है यहां पर? सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई अपना रोल प्ले कर रहा है, और ये मिडिल पावर्स है। ट्रेडिशनल मिडिल पावर्स कौन सी है आपकी? जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, आज तक किसी के साथ लड़ते हुए नजर नहीं है भाई, ये चुप करके अपना काम करें। आप ये समझ ले कि ये बैलेंसिंग जो है डिप्लोमेसी है। क्या है? बैलेंसिंग डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है, जो मिडिल पावर्स ने अपनाई हुई है। ना किसी से झगड़ा ना कोई बात, अपना बस वो जो है ना उल्लू सीधा किया हुआ। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद यहां पर
जितना, हालांकि ये जितना भी इश्यूज है, अब टर्की भी अपना रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है, अरब स्टेट्स भी अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, और साथ में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है इनके पास, मिडिल पावर्स के पास। और अब ये तो है ना ट्रेडिशनल जो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और मॉडर्न कौन से आपके, टर्की हैं, ये अरब स्टेट्स हैं आपके पास, ये जितने भी है, ब्राजील भी आप कह सकते हैं यहां पर। तो ये उसके बाद ये कितने सारे कंट्री जो है मिडिल पावर्स हैं, ठीक है। नो डाउट इनके छोटे मोटे रीजनल लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि ये अपनी ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है अपने रिलेशंस को जो है बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चलते आ रहे हैं, ठीक है। बात करेंगे हाइपर नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म, पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं जब हम बात कर रहे थे, अब बात कर रहे थे हाइपर नेशनलिज्म। अब आपको पता है कि यूएसए के अंदर जो अभी गवर्नमेंट है वो राइट विंग है, और राइट विंग काफी कंजर्वेटिव हमें देखने को मिलती है, जो एंटी इमिग्रेशन है, उसके बाद आप यहां पर एंटी ग्लोबलाइजेशन भी आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। अब ये लोग जो है ज्यादा नेशनलिज्म हमें देखने को मिला, नेशनल इंटरेस्ट को ज्यादा सामने रखते हैं, ठीक है। अब हाइपर नेशनलिज्म एक स्टेप आगे नजर आता है, जब आप कह लें कि यहां पर अपने नेशनल इंटरेस्ट की खातर किसी को भी प्रेशराइज करके, किसी को भी फोर्स करके, उसके ऊपर दबाव डाल के अपने नेशनल इंटरेस्ट हासिल कर लें। फॉर एग्जाम्पल वेनेजुला वाला केस आपके सामने है, यूएसए ने कहा भाई नेशनल सिक्योरिटी का मसला है मेरा, डॉनरो डॉक्ट्रिन हमें देखने को मिली, रीजनल एक्सपेंशन, रीजनल हेजेमनी देखने को मिली। उसने बोला भाई यूरोपियन कंट्रीज या जिधर जिस तरह यहां पर वर्ल्ड पावर जो पावर्स है वो जिस तरह इमर्ज हो रही हैं, उसने यहां पर एग्जांपल दी चाइना और यहां पर रशिया की, वो कहीं हमारे स्टेट्स के ऊपर आकर जो है वो इन्फ्लुएंस ना बिल्ड करना शुरू कर दे। अब अगर देखा जाए वेनेजुला के अंदर सोशलिज्म देखने को मिला हमें, वहां पर रजीम चेंज नहीं हुई, लेकिन कंट्रोल पूरा जो है ले लिया किसने, अमेरिका ने, यूएसए ने। किसको यहां पर अरेस्ट किया गया, निकोलस मदुरो को, जो न्यूयॉर्क कहा जाता है, न्यूयॉर्क जेल के अंदर, ठीक है। तो नेशनल इंटरेस्ट पूरे हो गए, दबाव डालकर जो है यहां पर, इसको बोला जाता है नेशनल हाइपरनिज्म। अब सॉरी हाइपर नेशनलिज्म। उसके बाद यहां पर बात की जाए ग्रीनलैंड वाला मसला। अब ग्रीनलैंड भाई यूएसए ने कहा मेरी सिक्योरिटी का मसला है, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए चाहिए बस, ठीक है। तो उसने वार्न कर दिया यूरोपियन कंट्रीज को, भाई आपको टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर ग्रीनलैंड मुझे नहीं देते तो, क्योंकि ग्रीनलैंड इसलिए नहीं चाहिए, इसलिए चाहिए नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ऊपर आर्किटेक्ट के अंदर एक रेस लगी हुई है, आर्किटेक्ट सर्कल है ना जो आपका नॉर्थ पोल, वहां पर पूरा कंपटीशन चल रहा है, रशिया भी उसके सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, रशिया का देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने क्या कहा यूएसए ने कि भाई मुझे वहां पर चाहिए ताकि रशिया कहीं जो है आगे ना बढ़ता आ जाए, ठीक है, उसका जो है कह लें कि एक्सपेंशन ना हो जाए, वो कहीं और जो है यहाँ पर कह लें कि जो यूएसए की स्टेट्स हैं उनके ऊपर अपनी हेजमनी ना बना ले। अब क्यूबा के अंदर हम क्या देखने को मिल रहा है, कम्युनिज्म सिस्टम देखने को मिल रहा है। अब यूएसए की तरफ से क्यूबा को भी काफी प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है हाइपर नेशनलिज्म। उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, जहां पर टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं, ट्रेड वॉर देखने को मिल रही है, नेशनल इंटरेस्ट की खातर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अपलिफ्ट करने के लिए टैरिफ्स लगाए गए यहां पर, और टैरिफ्स की एग्जांपल आपके सामने ही है, ठीक है। अब चाइना केस आपके सामने ही है, उसके बाद अगर देखा जाए इंडिया आपके सामने ही है, यूरोपियन कंट्रीज को वार्न किया गया, उसके बाद ईरान के साथ भी बोला गया जिस कंट्री के ईरान के साथ रिलेशंस है उसको भी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद रशिया के साथ भी, कि रशिया के साथ जिसके कनेक्शन हो गए उसको भी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंडिया नजर आती है। इंडिया ने यहां पर सस्ता ऑयल परचेज किया रशिया से और टैरिफ का सामना करना पड़ा। यूएस ने कहा भाई आप तो जो है रशिया से जो है ऑयल परचेज कर रहे हैं, हम तो ऑलरेडी जो रशिया के ऊपर जो है सैंक्शंस लगा चुके हैं, उसको तो बैन कर चुके हैं हम, यूरोपियन कंट्रीज के भी उसके ऊपर सैंक्शंस लगा चुके हैं जब से जो है वो कह लें कि यूक्रेन के ऊपर जो है वो अटैक किया है या उनके दरमियान में वॉर चल रही है, ठीक है, ये चीज है। अब हमें ये प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमारे पास है यहां पर 7वें नंबर पर है डिफेंस डिप्लोमेसी मिलिट्री कोऑपरेशन। जब से यहां पर वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर स्टेट ने अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। कोई भी स्टेट ये नहीं सोच रही कि वो सिक्योर है, कोई मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस ऊपर हैं जो बात सुन लेंगे। अब उनको पता है कि अब बिल्कुल इनसिक्योरिटी है, ठीक है, अब कोई भी बात नहीं सुनेगा।
अब वेनेजुएला वाला केस सामने ही है, ठीक है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। अब देखा जाए तो मिडल ईस्ट वाला आप देख ले, सारा मामला इजराइल पूरा एक्सपेंशन कर रहा है, यहाँ पर वेस्ट बैंक है, गाजा है, पूरा यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद चाइना देख ले, ताइवान के ऊपर कर रहा है। लेकिन ताइवान कर रहा है तो ताइवान ने क्या किया, अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया, यहाँ पर यूएसए के साथ अपने रिलेशंस बनाए। यूएसए के साथ ऑलरेडी उसके रिलेशंस है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चिप जो है एक्सपोर्ट करता है वो ताइवान करता है, टीएसएमसी कंपनी। तो हम आगे नेक्स्ट इसको ऐड करने वाले यहाँ पर। तो अब जो डिफेंस या न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, है ना, इन्होंने क्या किया कि 4 बिलियन डॉलर की डील हुई यूएसए और ताइवान के दरमियान में कि हम आपके डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। यूएसए की तरफ से कहा गया, ठीक है, हम आपको वेपन सप्लाई करेंगे यहाँ पर ताइवान के अंदर। तो ये कहा गया, ये डील होते हुए हमें नजर आई। उसके बाद अगर देखा जाए, जिस तरह हमें वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर देखने को मिली, इंडिया ने एकदम से अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया कि भैया अब डिफेंस सिस्टम जो है ना हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, इजराइल के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड किए, वहां से अपना फ्रांस से तो ऑलरेडी है, रशिया से भी परचेज कर रहा है। रशिया से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए, सेकंड लार्जेस्ट अगर बोला जाए तो इंडिया परचेज करता है वेपन्स, ठीक है, डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर रहा है भाई। उसके बाद बांग्लादेश, अब देख ले कि यहाँ पर 15 साल हमें जो है अथॉरिटेरियन रूल देखने को बाद रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी होते हुए नजर आई, ठीक है। तो जो इंटर्म गवर्नमेंट थी उसने कहा कि हम डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि इंडिया के साथ उनके क्लैशेस शुरू हो चुके हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। अब न्यू गवर्नमेंट आई है तो वो अब किस तरह उसको डील करती है, वो उसकी फॉरेन पॉलिसी क्या रहती है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिफेंस डिप्लोमेसी हमें यहां पर देखने को मिल रही है दोस्तों, ठीक है। अब और चीज देखें ना, यहां पर जो ईरान के अंदर और मसला चल रहा है अभी, ईरान और यूएसए का, तो यूएसए ने यहां पर अपना गन बोट डिप्लोमेसी भी यूज की हुई है, पूरा देखा जाए तो, ठीक है, पूरा कंट्रोल किया हुआ है, उसके प्रेशराइज किया हुआ है। जिस तरह वेनेजुएला को यहाँ पर गन बोट डिप्लोमेसी के जरिए अपनी बात मनवा ली, ठीक है। इसी तरह जो है अब ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शंस की बात की जा रही है, या डिमांड है उसकी तरफ से, ठीक है। तो अब ईरान भी अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा भाई, उसको पता है कि एक तरफ इजराइल है, एक तरफ यूएसए है, वो भी इनसिक्योर है, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए तो हर स्टेट ही चाहती है कि हमारा डिफेंस सिस्टम। उसके बाद सबसे बड़ा अगर देखा जाए, यहां पर डिफेंस पैकेट होते हुए नजर आया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान में, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें यहां पर डिफेंस सिस्टम जो है देखने को मिल रहा है, जो स्टेट्स अपना डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आ रही है। उनको पता है कि अब मल्टीपोलर सिस्टम है, और मल्टीपोलर सिस्टम जो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं ना, तो हर स्टेट कहेगा कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो रीजनल लेवल के ऊपर, तो सामने जो स्टेट होगी वो भी यही बात करेगी। तो फिर आपस में क्या होगा, यहां पर डिस्प्यूट क्रिएट होगा, क्योंकि अब ऊपर कोई सरबराह नहीं बैठा हुआ जो डिस्कस जहां पे कर लेंगे और सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो मल्टीपोलर सिस्टम जो हम यहां पर कहा जा रहा है ना कि ये बहुत अच्छा है, तो अब इसकी डार्क साइड अगर देखें ना, तो यहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा, हर स्टेट का चाहेगा बस मैं ही हूं और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी इश्यू बन सकता है। यहां पर टैक वॉर की बात करेंगे, यहां पर पैक सिल्क का, यहां पर यूएसए की तरफ से अभी एक अलायंस बनाया गया है, 9 कंट्रीज के ऊपर बेस करता है, फर्दर और भी ऐड किए जा सकते हैं। इंडिया को यहां पर इन्विटेशन भेजा जाए, इंडिया भी ज्वाइन करेगा उसको, ठीक है। तो यहां पर ये किसको डील करेगा, सेमीकंडक्टर्स है, उसके बाद सिलिकॉन है, चिप को यहां पर डील करेगा, ठीक है। एआई को डील करेगा, क्रिटिकल मिनरल्स को भी डील करेगा। अब पैक सिल्क का बेसिकली बनाया क्यों गया, क्वेश्चन इज दैट। पैक सिल्क का पूरे अगर ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर अगर हेजमनी देखी जाए, या पूरा अगर देखा जाए सिस्टम तो सबसे ज्यादा जो देखने को मिल रहा है यहां पर वो चाइना। हालांकि चाइना यहां पर एडवांस टाइप जो अगर कहे ना चिप जो बनाता है तो वो नहीं बना रहा, एडवांस सिर्फ ताइवान बना रहा है, और नवेडिया कंपनी यूएसए, और उसके बाद हमें यहां पर जापान, साउथ कोरिया और देन चाइना का यहां पर हमें देखने को मिल सकता है। अब यूएसए क्या कर रहा है कि यहां पर चाइना को जो है वो चिप प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट करता है, वो भी एडवांस किस्म की। वो इसलिए करता है, यहां पर जो है रिसेंटली उन्होंने क्या किया कि चिप के यहां पर एक्सपोर्ट बंद कर दी चाइना की। फिर उनको यहां पर डर हुआ कि भाई अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे चाइना को, तो चाइना कहीं अपनी एडवांस्ड चिप ना यहां पर बनाना शुरू कर दे। तो फिर उन्होंने H200 चिप्स यहां पर एक्सपोर्ट करने की बात की, ठीक है, चाइना को।
और चाइना ताइवान के ऊपर क्यों कंट्रोल हासिल करना चाहता है? क्योंकि ताइवान की जो TSMC कंपनी है वो दुनिया के अंदर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एडवांस्ड जो है चिप वो TSMC कंपनी पर बनाती है, जो सबसे ज्यादा किसको एक्सपोर्ट करती है? USA को करती है। अब आपको पता है कि चिप और सेमीकंडक्टर्स और ये आपका जो है वो कह लें कि टेक इंडस्ट्रीज है, आपका डिफेंस सिस्टम है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इस वजह से दो है हमें यहां पर कंपटीशन जो देखने को मिल रहा है ना, टेक वॉर, हम जो बात कर रहे हैं चिप, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर्स को लेकर। तो अब आप ये सोचे कि USA ने ताइवान और जापान और साउथ कोरिया के साथ जो एक ट्रायंगल बन रहा है चाइना के राउंड, उसके साथ क्यों रिलेशन रखे हुए? क्योंकि उसको पता है कि इनके पास क्या है? चिप है, सेमीकंडक्टर्स है, सिलिकॉन से जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब एक तरफ तो ठीक है कि कहा जा रहा है कि उसको काउंटर करने के लिए चाइना को, लेकिन उसके इंटरेस्ट भी तो देखे ना USA के, वो चाहता है कि भाई यहां पर इसको मैं सपोर्ट करूं, क्योंकि ताइवान के ऊपर अगर चाइना ने कंट्रोल कर लिया तो फिर तो चिप, सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन तो गए, फिर तो USA के फिर जो है वो कह ले के जो एक हेजमनी नजर आ रही है वो तो खत्म हो जाएगी फिर, क्योंकि नवेडिया कंपनी ऑलरेडी बना रही है, लेकिन नो डाउट सेकंड लार्जेस्ट है, USA भी है, कभी कभी 1 पे भी आ जाता है, लेकिन फर्स्ट एडवांस टाइप जो बनाई जा रहे हैं वो सिर्फ ताइवान ही बनाता है। और ताइवान के ऊपर कौन कंट्रोल हासिल करना चाहता है? चाइना। चाइना इसलिए चाहता है कि भाई वन चाइना पॉलिसी है, मुझे ताइवान चाहिए, सारा मसला ये चल रहा है अब। ठीक है, तो इस तरह हमें एक टेक वॉर यहां पर देखने को मिल रही है। 9th नंबर पर है मिनरल डिप्लोमेसी। अब मिनरल डिप्लोमेसी देखे, दुनिया के अगर देखा जाए ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर सबसे ज्यादा जो हेजमनी है 90% अगर देखा जाए या कहा जाए तो वो चाइना की नजर आती है। ठीक है, चाइना की हेजमनी नजर आती है। अब इसी चीज को तो खत्म करने के लिए USA ने डिपेंडेंसी और यहां पर चाइना की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए पैक सिल्का अलायंस बनाया यहां पर कंट्रीज को मिलाकर। ठीक है, ये चीज भी देखने में, लेकिन मिनरल डिप्लोमेसी में अगर देखा जाए तो चाइना सबसे टॉप पे है। क्रिटिकल मिनरल्स, चाइना ने यहां तक कहा था कि अगर मिडल ईस्ट के पास ऑयल है तो मेरे पास क्रिटिकल मिनरल्स है। अब क्रिटिकल मिनरल्स जो है अमेलगमेशन ऑफ 17 एलिमेंट्स, ठीक है, जो टेक इंडस्ट्री से लेके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके हर जगह पे यूज होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स किसके ऊपर यहां पर सारे हमें नजर आ रहे हैं? ये चाइना के। लेकिन USA ने फिर क्या किया, अपने यहां पर मिनरल डिप्लोमेसी को स्टार्ट किया। मिनरल डिप्लोमेसी में अगर देखा जाए तो कोंगो के साथ उन्होंने यहां पर रिलेशंस बढ़ाए, उसके बाद फिर यहां पर सेंट्रल एशिया के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड किया। ठीक है, अब वो जो ग्रीनलैंड की बात करता था, ग्रीनलैंड के अंदर भी क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं, वो भी हासिल करना चाहता है। वेनेजुला के अंदर ऑयल से हटकर जो 300 बिलियन बैरल की बात की जा रही है ऑयल, उससे हटकर भी क्रिटिकल मिनरल्स का इंटरेस्ट है उसको। इधर अगर बात की जाए यहां पर जो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान में, तो यहां पर भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं। पाकिस्तान के साथ जो डील हुई है यहां पर तो वो भी क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, और उन्होंने यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो मार्को रूबियो, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा कि हमारा जो है साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान रीजनल पावर और हमारा क्रिटिकल मिनरल्स जो है हम एक्सट्रैक्ट करने वाले। तो ये भी है, ये पाउल कपूर ने भी ये चीज कही, जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हमें नजर आते हैं USA के। ठीक है, तो यहां पर हमें मिनरल डिप्लोमेसी यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है यहां पर 10th नंबर पर है राइजिंग ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ के अंदर अगर देखा जाए तो हमें यहां पर चाइना देखने को मिल रहा है, उसके बाद जितने भी मिडिल पावर्स हैं यहां पर हमें देखने को मिल रही है, इस्लामिक वर्ल्ड जितना भी है, इंडिया है, यहां से पाकिस्तान है। अब ये सारे हमें ग्लोबल साउथ हमें जो है यहां पर राइज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो चाइना तो ऑलरेडी जो है वो कह लें कि सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में है ही है, लेकिन कभी कभी ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो वो टॉप पे भी आ सकता है। उसके बाद मिडिल पावर्स को आप देख सकते हैं, अरब स्टेट्स को जितने भी हैं वो भी डे बाय डे इमर्ज होते जा रहे हैं। उसके बाद इंडिया को देख ले, इंडिया भी जो है 3rd to 4th जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी नजर आ रही है, वो भी यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। तो आप देखें कि एकदम से जो है ना एक ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के दरमियान में जो है ना एक जो है ना वो हमें डिवीजन देखने को मिल सकती है इन फ्यूचर के, जितनी पावर यहां पर एग्जिस्ट करते हुए नजर आ रही है ग्लोबल साउथ के अंदर। क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना जिस तरह BRI प्रोजेक्ट लगा रहा है, ठीक है, और पूरे रीजनल लेवल के ऊपर क्या कनेक्टिविटी हो रही है। अब BRI प्रोजेक्ट कोई एक प्रोजेक्ट तो नहीं है, उसके अंदर तो 6 कॉरिडोर्स हैं ऑलरेडी, जिसके अंदर CPEC ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर है। तो अब क्या कर रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है।
अब चाइना की पॉलिसी हमेशा से यही देखने को मिल रही है, जियो इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, और वो हमेशा कहता है कि मल्टीपोलर सिस्टम होना चाहिए, रीजनलाइजेशन होनी चाहिए और डीडॉलराइजेशन होनी चाहिए। अब डीडॉलराइजेशन करेगा तो उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, उसके यॉन में अगर करेंसी में होती तो प्रोडक्शन सबसे उसकी ज्यादा, उसके बाद उसके इकोनॉमी उससे उसके सबसे ज्यादा उसकी स्ट्रांग, तो फिर हेजमनी इसकी बन जाएगी यहाँ पर। तो फिर हमें यहाँ पर ग्लोबल और साउथ के दरमियान में जो डिवीजन देखने को मिल सकती है, तो ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 10 जो ट्रेंड्स हमें देखने को मिले हैं दोस्तों। उसके अलावा और भी न्यू अलायंसेस या एक्सेस हमें रेड सी के अंदर बनते हुए नजर आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अरब स्टेट और इजराइल के दरमियान में हमें जो है रिलेशंस बिल्ड होते हुए नजर आ रहे। अब्राहम अकॉर्ड आपके सामने है, I2U2 देखने को मिला। उसके बाद सोमालीलैंड के अंदर एक साइड पर यूएई है पूरा इन्वेस्ट कर रहा है और दूसरी तरफ जो है वो इजराइल जो है यहाँ पर आ रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये भी देखने को मिल रहा है कि अरब स्टेट किस तरह इजराइल के साथ जो अपने रिलेशन, और उधर से जो है इंडिया इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बिल्ड कर रहा है, जो आयरन डोम जैसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर ट्रांसफर करने की भी बात करता है। तो अब अगर देखा जाए ना, ये हमें टोटल 10 जो हमें ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के अंदर, जिस तरह हमने यहाँ पर चीज़ों को डिस्कस किया फ्रेंड्स। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।